अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं और गंभीरता के साथ तैयारी करना चाहते हैं या फिर पिछली जो परीक्षा शिक्षक भर्ती की हुई थी उसमें आपका किन्हीं कारणवश चयन नहीं हो पाया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं यदि आप अपने करियर को लेकर गंभीर हैं तभी। वरना आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के चले जाइए, क्योंकि आपको हमेशा ये लगेगा कि इसमें जो बातें बताई जा रही हैं वो व्यर्थ हैं, आपके लिए काम की नहीं है। तो आपका भी समय बचे, मेरा भी बचे, इसलिए वीडियो की शुरुआत में ही ये बात बोल दी है। वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें कई बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात है कि कल कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया गया। कक्षा 1 से लेकर 12 तक जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया गया। पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं, जब से ही रिजल्ट आया है तब से ही ऊहा-पोह की स्थिति बनी हुई है। बीपीएससी कार्यालय के सामने भी लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और हम लोग का एक अनुमान था कि 68 नंबर यूआर मेल का कट ऑफ गया है। इसको हमने अपने कम्युनिटी पोस्ट में लिखा भी था, लेकिन आप देखिए कि 68 से 1 नंबर और कम गया है। 67 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है यूआर जो कैटेगरी है इसका। भाई आज वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा और धैर्यपूर्वक सुनिएगा। एक-एक करके आप जब आगे बढ़ेंगे तब आपको आपके मन में जो दुविधा होगी वो दूर होगी। 67 नंबर यहाँ पे जनरल मेल का रखा गया। हम लोग हमेशा जनरल मेल पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि एक बार जैसे ही आपने जनरल मेल का कट ऑफ डिसाइड कर लिया, उसके बाद अदर कैटेगरी का कट ऑफ डिसाइड करने में आपको आसानी होने लगती है। इसलिए आपने देखा होगा, आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि सर हमेशा जब भी बात करते हैं तो जनरल का या फिर ईडब्ल्यूएस का ही बात क्यों करते हैं। इसका कारण ये है कि एक बार डिसाइड हो जाए कि जनरल का कट ऑफ कितना है, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि कितना है। सरप्राइजिंग रूप से, बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से आप लोग ये कट ऑफ सामने देखिए और इस वीडियो के बाद भी आप लोग ये जो कट ऑफ वाला है आप लोग के पास भी आपके मोबाइल पे पहुंच ही गया होगा, इसको सामने रखिएगा। और 2 या 3 महीने पहले हम लोगों ने भी एक कट ऑफ बताया था। आप ये देखिए, ये अनएडिटेड है आज भी। शायद 2 महीने पुराना हमारे ही चैनल के इसी कम्युनिटी में है, आप कम्युनिटी में जाके आज भी देख सकते हैं। यहाँ पे कट ऑफ हम लोगों ने बताया था और इतना सरप्राइजिंग है कि कट ऑफ ऑलमोस्ट वहीं पे गया है। गलती भी हुई है, मुझसे भी गलती हुई है, उस गलती पे भी चर्चा करेंगे। आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ हमने लिखा था कि ये जो कट ऑफ हम लोगों ने बताया था कि इसमें बीएड डीएलएड दोनों शामिल है और 50 से ऊपर या इसके आसपास भी है, तो उम्मीद बिल्कुल बनाकर रख सकते हैं। ये जो कट ऑफ हमने बताया था इसमें हम लोगों ने बीएड और डीएलएड को दोनों को शामिल करके बताया था। 1 सेकंड के लिए इस बात को अगर भूल भी जाया जाए कि बीएड डीएलएड दोनों को शामिल करके बताया है, तो भी आप देखिए कि जो कट ऑफ कल बताया गया है एग्जैक्ट किसी भी कैटेगरी में लगभग इसी आसपास में है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि गलत कैसे हो गया कि बीएड डीएलएड दोनों को आपने शामिल करके बताया। बिल्कुल, जब शामिल करके बताए थे तो उस समय मेरे भाई हम लोगों ने 2 बातें दिमाग में रखी थी कि पहली बात थी कि एक सीट पर एक ही अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा, यानी जिनका चयन 11-12 में हो जाएगा उनका चयन 9-10 में नहीं करवाया जाएगा, फिर उनका चयन 1 से 5 में नहीं करवाया जाएगा। लेकिन आप लोग भी देख रहे हैं कि जो रिजल्ट आया है उसमें एक ही अभ्यर्थी का 3-3 बार रिजल्ट दिया गया है। तो जब एक अभ्यर्थी का 3 बार रिजल्ट होगा तो जो ऊपर में टॉप किया है, यानी कि 11-12 में जो टॉप करेगा, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसका बुद्धि 9-10 में घास चरने के लिए चला जाएगा या फिर 1 to 5 में उसका बुद्धि घास चरने के लिए चला जाएगा और कुछ बनाएगा ही नहीं। जैसे आप देख सकते हैं आलोक श्रीवास्तव जी हैं, उनका चयन 11-12 में हुआ है, तो 11-12 में भी उनके अच्छे अंक हैं। उनके अंक शायद 9-10 में, माफ़ कीजिएगा, आलोक श्रीवास्तव जी का चयन 9-10 में हुआ है, 11-12 में नहीं हुआ है। तो उनका अंक 9-10 में भी बहुत अच्छा है, उनका अंक 1 to 5 में भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसी तरह से अन्य अभ्यर्थी जो होंगे, जो बीएड डीएलएड दोनों होंगे, तो उनके साथ भी यही होगा। दूसरी बात है कि हम लोगों ने जब ये कट ऑफ बताया था तो उस समय ये सोच के चले थे कि जो सीटेट वगैरह में फेल होंगे उनको बाहर निकाल देगी सरकार। लेकिन यहाँ पे इस सब का कोई जाँच नहीं किया गया, आप लोग भी देख रहे हैं। तो इस कारण से फ़र्क पड़ा है, वरना कट ऑफ लगभग यही रहा है। और मुझे नहीं पता और किन लोगों ने बताया है। एक जहाँ तक ध्यान में आ रहा है, रंजीत सर ने कट ऑफ बहुत लो कर दिया था, शायद उन्होंने 50-55 के आसपास रखा था। तो हम लोगों को तो ये लग रहा था कि उस समय इतना कम नहीं रहेगा। लेकिन ये आपको दिखाने का पहला पर्पस ये था कि आप लोग को ये विश्वास जगे कि जो बोल रहे हैं कम से कम उस आस-पास भी सत्यता है। ऐसे ही हवा में नहीं बोलते। चलिए, दूसरी बात है कि कट ऑफ पे ही हम लोग फिर से दोबारा चलते हैं। अगर आपका, देखिए सीधी-सीधी बात बोल रहे हैं, कड़वी लगेंगी लेकिन जान लीजिए। जैसे कि यहाँ पर अगर किन्हीं का एससी कैटेगरी का हम लेते हैं, एससी मेल का कट ऑफ 47 है और अगर किन्हीं का 42 है एससी मेल में या 40 है,
तो फिर आप इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद बना के नहीं चलिए। वैकेंसी नहीं आने वाली है, उसकी तैयारी में लग जाइए। आप पूछिएगा कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सेकंड लिस्ट जारी हुआ तो अचानक से 6-6 7-7 अंक कट ऑफ गिरने लगेगा। कितना सीट खाली होगा इस बात पे निर्भर करता है। अभी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, इस काउंसलिंग की प्रक्रिया को हमने बहुत नज़दीक से देखा भी है, समझा भी है। इसलिए बता रहे हैं कि देखने से ऐसा लग रहा है कि अगर ठीक से काउंसलिंग होता तो लगभग मेरा अनुमान है 10,000 प्लस सीट खाली रह जाते। 1 to 5 की बात फिलहाल बोल रहे हैं कि 1 to 5 में अगर ठीक से काउंसलिंग होता तो 10,000 प्लस सीट खाली रह जाते, क्योंकि जो सीटेट में फेल है तो वहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि जो लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उन लोगों को पता ही नहीं होता है ठीक से। बहुत सारे सेंटर पे पता भी है, इसलिए इल्ज़ाम भी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कई एक सेंटर है कि उन पे डाटा एंट्री ऑपरेटर को नहीं पता है। जैसे एक ज़िला का उदाहरण बताएं, एक ज़िला से एक महिला अभ्यर्थी ने फ़ोन किया कि वहाँ पे 82 पे महिला पास है, इस बात को नहीं लिया जा रहा था और बहुत सारी महिला अभ्यर्थियों को वहाँ पे खड़ा रखा गया हुआ था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने यहाँ से उनको एक लेटर था, विभागीय लेटर, उसको प्रोवाइड करवाया, उसको अधिकारी को दिखाया गया, उसके बाद ही वहाँ काउंसलिंग स्टार्ट हो पाया। एक ज़िला था, उसी ज़िले में ऐसा हुआ। लेकिन दूसरे ज़िले में आप भी देख रहे हैं कि वहाँ पे जब डाटा एंट्री ऑपरेटर को पता नहीं होता है तो डायरेक्ट वेरीफ़ाई कर देता है। तो अब इससे क्या होता है कि जो लोग सीटेट में फेल हैं, वो लोग भी चले गए। लेकिन मेरी बात को ध्यान में रखिए, वो लोग आज न कल पकड़े ही जाएँगे। ऐसा नहीं है कि एक बार सिस्टम में चले गए तो उसके बाद नहीं पकड़े जाएँगे, कि ये तो बहुत तेज़ी में काम हो रहा है। बाद में विभाग अपने स्तर से खुद भी जाँच करवाता ही है। आप लोगों ने देखा था छठे चरण में भी हुआ था और इस बार भी होगा। और जब विभाग जाँच करवाएगा, जब उनका रोल नंबर डाल के देखा ही जाएगा आज न कल, उसके बाद उनका क्या होने वाला है वो तो आप भी जानते ही हैं। तो 10,000 भी अगर सीट खाली रह जाते हैं तो कट ऑफ गिरेगा एक बार में, तो कुछ कैटेगरी में तो बहुत से बहुत 1-2 अंक ही गिरेगा। जैसे कि अगर आप यूआर में कह रहे हैं, यूआर में अगर गिरना होगा, ठीक है, अगर सेकंड लिस्ट आता है तो बहुत से बहुत ऐसा लगता है कि 1-2 अंक ही गिरेगा। लेकिन एससी एसटी में गिरने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पे हो सकता है कि 3 से 4 अंक भी गिर जाए। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि यूआर में अगर 67 है तो किन्हीं को अगर मान लीजिए कि 64 से 66 के बीच में है तो थोड़ी संभावना लगा के रख सकते हैं, उम्मीद लगा के रख सकते हैं कि ठीक है भाई, हो सकता है सेकंड लिस्ट आए तो उसमें मेरा हो जाए। इसी तरह से एससी में 47 अगर अभी कट ऑफ है जनरल मेल का, तो उसमें अगर किन्हीं को 42-43 है तो शायद अनुमान लगा के रख सकते हैं कि सेकंड लिस्ट में मेरा हो जाए। लेकिन अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपका 60 के आसपास आ रहा है, और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपका 38-40 के आसपास आ रहा है, तो फिर आप ऐसा कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि कट ऑफ इतना ज़्यादा गिरने लगेगा? इतना ज़्यादा गिरने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी ही बहुत ही गहराई से करना होगा, ताकि जब इतनी गहराई से होगा तो उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी छटेंगे, तब जाके मौका मिलेगा। ये बात है कट ऑफ की। दूसरा कि बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी प्रश्न कर रहे हैं कि मेरा तो कट ऑफ पे इतना ही था लेकिन मेरा नहीं हुआ। जैसे कि कुछ एससी के अभ्यर्थियों ने कमेंट किया है, उनका मैं देख रहा हूँ कि उनका कहना है कि मेरा 47 नंबर ही है और कट ऑफ भी 47 ही दिया है, तो फिर मेरा क्यों नहीं हुआ है? आपका इसलिए भी नहीं हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है। अब एससी में 47 पे किन-किन अभ्यर्थियों को हुआ, ये तो आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि 47 अगर हो तो उम्र सबसे पहले देखा जाएगा कि अगर आपका भी 47 है, उनका भी 47 है, तो सबसे पहले उम्र जिनका ज़्यादा होगा, उनका होगा, ठीक है? तो उनका 47 है और उनका उम्र ज़्यादा है, तो उनका पहले हो जाएगा, आपका 47 लगते हुए भी नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप दोनों आदमी का उम्र भी टैली कर जाए, उम्र भी एक बराबर निकल जाए, ऐसा संयोगवश ही होता है, ऐसा होता नहीं है सामान्य तौर पर कि किन्हीं दो आदमी का उम्र एग्जैक्टली एक ही जैसा हो जाए डेट ऑफ बर्थ, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि हो भी जाए, तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार जिनका पहले नाम आएगा उनका होगा। जैसे मान लेते हैं कि मेरा ही नाम ले लीजिए कि मेरा नाम अ से अगर स्टार्ट होता है, तो अ, ई में पहले अ आता है, किन्हीं का नाम क से स्टार्ट होगा तो क बाद में आता है। तो जिनका नाम अ से स्टार्ट होगा पहले उनको लिया जाएगा, और जिनका नाम क से स्टार्ट होता है एक समान अंक होने पर उनको बाद में लिया जाएगा, ठीक है? तो आप फिलहाल ये नहीं जान रहे हैं कि अगर जैसे आप ये बोल रहे हैं कि मेरा भी 47 है और उसका भी 47 है तो उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, क्यों? तो हो सकता है कि उनका डेट ऑफ बर्थ आपके डेट ऑफ बर्थ से ज़्यादा हो, उनकी उम्र ज़्यादा हो, इसलिए हो गया हो। अगर डेट ऑफ बर्थ पे टैली कर रहा है तो हो सकता है कि हिंदी वर्णमाला में उनका नाम जो है वो पहले आ रहा हो, इसलिए उनका हो गया हो। इस बात की संभावना है। ढेर सारे यूआर कैटेगरी में
लोगों को मैं जान रहा हूँ कि जिनका 67 है और उनका नहीं हुआ है। हो सकता है इसके पीछे कारण यही हो कि उनका माफ़ कीजिएगा कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ में वो पिछड़ जा रहे हों, या फिर हिंदी वर्णमाला के हिसाब से वो पिछड़ जा रहे हों। इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरा कि आयोग पे इल्ज़ाम लग रहे हैं। कई जगह ये जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो सत्य प्रतीत होते हैं और इनका जवाब खुद आयोग को देना होगा। आयोग को कोई डिफेंड नहीं कर सकता। जैसे क्लास 9-10 में एक लिस्ट जो है वो हमने खुद ही वेरीफाई किया है। वो मैथ सब्जेक्ट का है क्लास 9-10 में, और पश्चिमी चंपारण का है। उसमें एक ही रूम में बैठे हुए सीरियल नंबर वाइज़, रोल नंबर वाइज़ ही बहुत सारे अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया है। तो इसमें स्वाभाविक रूप से इस बात का संदेह जाता ही है कि क्या सारे विद्वान लोग एक ही रूम में बैठे हुए थे? तो इसकी सफाई तो खैर आयोग ही देगा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो वहाँ पर ये बात रह गई। अब कुछ और बातें हैं जिस पर आप लोग को जानना चाहिए। ख़ास करके 11-12 में ये समस्या ज़्यादा दिखाई दे रही है, और इसका मेरे पास भी कोई तर्क नहीं है, क्योंकि कल रात में हम लोग बात कर रहे थे आपस में, तो कोई तर्क ही नहीं है। जैसे कि दिखाते हैं कि हो क्या रहा है। 11-12 में अगर इंग्लिश सब्जेक्ट का ले लीजिए, तो यहाँ इंग्लिश में एन लिखा हुआ है फीमेल के, यू आर फीमेल के सामने में। इसी तरह से EWS फीमेल के सामने, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसी तरह से अन्य सब्जेक्ट में जैसे कि आप ले लीजिए मैथमेटिक्स में भी है, तो हिंदी में यहाँ देख लीजिए, हिंदी में भी यूआर के सामने एन लिखा है, EWS के सामने भी एन लिखा है, EWS फीमेल के सामने भी एन लिखा है। ठीक है, तो कई सब्जेक्ट में ऐसा है कि आप देख सकते हैं अधिकतर में यहाँ एन लिखा हुआ है। SC ST कैटेगरी में तो खैर अधिकतर सब्जेक्ट में ही एन लिखा हुआ है। और एन के सफाई में इन्होंने नीचे में क्या लिखा हुआ था, शायद मेरे पास जो ये स्क्रीनशॉट है इसमें नहीं है, आप लोग के पास जो होगा उसमें देखिएगा। उसमें लिखा हुआ है कि एन का मतलब है कि मेरे पास कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। अब ये थोड़ा सा विचित्र बात है कि जिसका सफाई आयोग को देना चाहिए, या फिर हम लोग को समझाना चाहिए कि मेरे पास महिला अभ्यर्थी हैं, उपलब्ध हैं, जिनका कि 11-12 में 52 अंक आ रहा है, इंग्लिश में 52 अंक आ रहा है। ठीक है, अब अगर उनका इंग्लिश में 52 अंक आ रहा है, तो फिर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? कैंडिडेट अगर एक भी उपलब्ध है और महिला का तो 38 पे पास है, तो फिर आपने ऐसा क्यों लिख दिया कि एन है, यानी कि मेरे पास एक भी महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है इंग्लिश सब्जेक्ट में, यूआर में। ये तो विचित्र बात हो गई। ठीक है, इसी तरह से कुछ और भी बात। एक चीज़ पे जो डाउट जाता है, जिसको जो समझ में नहीं आता है, और हमने अपने जीवन में पहली बार इस तरह का देखा है कट ऑफ, वो है कि अलग से दिव्यांग का कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। दिव्यांग का कट ऑफ नहीं जारी किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक कैटेगरी है, लेकिन दिव्यांग नहीं है। दिव्यांग नहीं है, इसका सफाई उन्होंने ये दिया था कि जो दिव्यांग जनरल कैटेगरी का कट ऑफ पार कर रहे हैं, हमने उनको जनरल में शामिल कर दिया। अब मेरी बात समझिए मेरे भाई, कि ऐसा हो सकता है कि ये मान लेते हैं कि ये 2 दिव्यांग अलग-अलग अभ्यर्थी हैं। एक दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे, अच्छा जनरल कैटेगरी में आप किनको शामिल कीजिएगा? कोई दिव्यांग ही है तो जनरल कैटेगरी में तो आप उन्हीं को शामिल कीजिएगा ना, जो यहाँ 67 नंबर अगर कट ऑफ है जनरल का, तो ये दिव्यांग होके भी अगर 67 नंबर लाएंगे तभी तो आप इनको जनरल में शामिल कीजिएगा। अगर ये दिव्यांग है 67 नहीं ला रहे हैं, तब तो आप इनको दिव्यांग कैटेगरी में ही शामिल कीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिव्यांग कैटेगरी का अलग से तो कोई ये कट ऑफ जारी किया नहीं गया हुआ है। कहने का मतलब अगर हम ये भी मान लें कि जितने भी दिव्यांग थे सारे के सारे यूआर कैटेगरी में चले गए, तो दिव्यांग की पोस्ट तो अभी भी खाली है। तो इन दिव्यांग के पोस्ट पर कोई एक भी अगर दिव्यांग बचा हुआ है तो आपको देने की बाध्यता है, इस पे उनको आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सीट खाली है। तो दिव्यांग ने कट ऑफ अगर पार कर लिया अपनी कैटेगरी का, 48 मान लीजिए कि ले आया है, या फिर अगर SC ST में अगर 42-44 कट ऑफ है तो उतना अगर ले आया है, तो आपको करना मजबूरी है। आप कैसे नहीं करेंगे? तो इस बात का भी स्पष्टीकरण यहाँ पर नहीं है। तो इन सब बातों पर स्पष्टीकरण सीधा आयोग को ही देना पड़ेगा। हम लोग भी नहीं जानते हैं कि ये क्या होने वाला है। तो अभी तक का जो हम लोगों ने ये किया है, इसमें निष्कर्ष 2-3 बातें हैं। पहला कि अगर कट ऑफ के 2-3 अंक आसपास हैं तो आप उम्मीद बनाकर चलिए, और अगर कट ऑफ के 2-3 अंक से ज़्यादा आपका हो जा रहा है तो फिर आप व्यर्थ इसमें सोच रहे हैं। आप उसके बाद आगे की जो वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी में लग जाइए। दूसरी बात कि कुछ अभ्यर्थियों का ये सवाल ज़रूर होगा कि मेरा 67 ही है, या फिर मेरा अपने कैटेगरी में नंबर आ रहा है जितना कट ऑफ बताया हुआ है, फिर भी मेरा क्यों नहीं हुआ है? ऐसा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आप ही के कैटेगरी में आपके बराबर नंबर वाले आपसे ज़्यादा उम्र के जो लोग होंगे उनका कर दिया गया होगा। आप जब आयोग के पास जाएंगे ना मेरे भाई, आयोग आपके पास रिजल्ट निकाल के दिखा देगा कि देखिए सेम नंबर पे
आप ही की कैटेगरी में आपसे ज़्यादा उम्र वालों का हमने किया है, ये बात वो आपको दिखा देंगे। पिछले देखिए 2-3 साल से हम बीपीएससी को फॉलो कर रहे हैं और बहुत गहराई से इन लोग का कट ऑफ देख रहे हैं। ये पहली बार ही है कि इनके कट ऑफ में थोड़ा-सा हमको घचपच दिख रहा है, वरना तो ये लोग स्पष्ट ही जारी करते हैं और हर बार जो ये लोग कट ऑफ जारी करते हैं उसको ये लोग प्रूफ भी कर देते हैं। इस बार थोड़ा-सा समस्या दिख रहा है और ये एन.ए. क्यों लिखे हैं, क्यों लिखा हुआ है इन्होंने, जबकि कैंडिडेट अवेलेबल है, ये तो ये लोग खुद ही जाने। और कुछ और समस्या है इन लोग के कट ऑफ में, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्लीन चिट इन लोग को नहीं दे रहे हैं, समस्या तो है ही। जैसे कि आपने सारे जितने भी दिव्यांग थे उनको जनरल में शामिल कर लिया, स्पष्ट उनका कट ऑफ नहीं किया, ये सभी बात है। अब एक और बात, ये अभी तक की बात हो गई। नेक्स्ट बात है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बीपीएससी से होगी शिक्षक बहाली, यानी कि TRE 2.2, ये किसी भी दिन आपको दिखलाई दे सकता है। अब जिन अभ्यर्थियों का 2 से 4 अंक से ज़्यादा है, अगर अभी 2 से 4 अंक से ज़्यादा उनका अंतर हो रहा है कट ऑफ से, तो वो लोग TRE 2.0 की तैयारी में लग जाएं। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी भी इसमें शामिल होंगे और कितना ज़्यादा मुकाबला है। तो व्यर्थ के इसके बात में आने से, उसके बात में आने से, चलो ये केस कर देते हैं, चलो वो केस कर देते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ केस के उदाहरण आप लोग को दे देते हैं कि केस का क्या हाल होता है कोर्ट में, उसका ही उदाहरण दे देते हैं। हाँ, केस बनेगा, वो केस भी बता रहे हैं कहाँ पे केस का मुद्दा सही है। केस अगर बनता है मेरे हिसाब से तो एक जगह बनता है कि नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं किया गया। नॉर्मलाइजेशन नहीं करने से पुरुष अभ्यर्थियों को, चाहे वह किसी भी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हों, उनको इतना ज़्यादा का नुकसान हुआ है। क्योंकि देखिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं करने से क्या हुआ, इस बात को आप लोग समझिए। नॉर्मलाइजेशन नहीं करने से आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि आपने पुरुषों का सीट अलग बांट के रखा हुआ है और महिलाओं का सीट अलग बांट के रखा हुआ है, और आप ये कह रहे हैं कि महिला अगर पुरुषों का कट ऑफ पार करेगी तो ये जंप करके पुरुषों में चली जाएंगी। अब क्या समस्या है कि महिलाओं का प्रश्न पत्र आसान आया था, इस बात से कोई भी पुरुष नहीं इनकार करेगा, और मुझे लगता है कि जो भी महिलाएं ईमानदारी से स्वीकारेंगी तो वो ये बात को जरूर स्वीकारेंगे कि पुरुषों का प्रश्न पत्र ज़्यादा कठिन था महिलाओं की तुलना में। अब समस्या यह है कि मान लीजिए कि यहाँ पर आप ऊपर में देख भी रहे हैं कि जैसे कि एससी कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पे देखिए कि 47 नंबर है। एससी मेल का कट ऑफ यहाँ पे 47 नंबर दिया है। अब 47 नंबर लाने में किसी एससी मेल को, यानी एससी पुरुष को बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ गया होगा क्योंकि उसका प्रश्न पत्र कठिन था। लेकिन एससी फीमेल की जो महिला होगी वो हंसते खेलते भी अगर 40 तक ले आई हो तो 7 नंबर 8 नंबर तुक्का से भी अगर ले आई हो तो उनका चयन होने की संभावना ज़्यादा हो गई एससी मेल की तुलना में। और एससी मेल जिनका 46 नंबर रहा होगा वो बाहर हो गए इस कट ऑफ के हिसाब से। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महिलाओं का प्रश्न पत्र ज़्यादा आसान था, पुरुषों का प्रश्न पत्र कठिन था, और दोनों को एक बराबर नहीं किया गया। और बाद में ये कर दिया गया कि जब महिलाओं को स्वाभाविक रूप से नंबर ज़्यादा आ गया तो उनको उठा के उनको पुरुषों के सीट पर डाल दिया गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर केस का कोई एक मुद्दा बनता है तो वो केवल नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा बनता है। इसके अलावा फ़िलहाल मुझे और नहीं दिख रहा है। 9-10 में शायद कुछ मुद्दा बन भी जाए, 1-5 में नहीं दिख रहा है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, आप चाहे जितना भी आरोप लगा लें, आयोग डिफेंड कर लेगा आपके आरोप को। जब हम डिफेंड कर ले रहे हैं, ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, आपके आरोपों को मैं डिफेंड कर ले रहा हूँ, आप चाहे मुझे जितना भी कह लें। कुछ जगह हो सकता है कि त्रुटि हो 1-5 में भी, ज़्यादातर त्रुटि मुझे 9-10 में दिखती है और 11-12 में दिखती है। 1-5 में आयोग आपको डिफेंड करेगा, क्योंकि कल मुझे भी संदेह था और मैंने बहुत कैलकुलेशन किया है। एक पेज पर 430 रिजल्ट दिया गया है। एक पेज पे अगर 430 रिजल्ट दिया गया है तो इस हिसाब से जनरल कैटेगरी में लगभग 25,000 समथिंग रिजल्ट दिए गए हैं और बाकी कैटेगरी में भी दिए गए हैं। हालांकि सीट बचा लिए गए हैं कुछ। ये बात समझ में नहीं आता है कि सीट क्यों बचा लिया गया। ठीक है, सीट को बचाने के पीछे क्या तात्पर्य है? आप फुल में फुल रिजल्ट दे देते तो हो सकता है कुछ और बच्चों का कल्याण हो जाता। बिल्कुल, तो इन सब बातों पर आयोग को घेरा जा सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 67 पे अगर उसका हुआ है तो 67 पे मेरा क्यों नहीं हुआ, 47 पे अगर उसका हुआ है तो 47 पे मेरा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि आयोग तो आपके सामने में जब भी आप कोर्ट में जाइएगा तो दिखा देगा कि हमारे पास इतने अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र इनसे ज़्यादा है, इसलिए हमने 47 नंबर पे इनका किया, 67 नंबर पे इनका किया। ठीक है, हाँ, अगर आपका
जैसे कट ऑफ 67 नंबर है या कट ऑफ 47 नंबर है और आपका कट ऑफ इससे ज़्यादा है, सॉरी माफ़ कीजिए, आपका नंबर इससे ज़्यादा है और तब नहीं हुआ है, तब आप आयोग के पास जाइए। तब आपका हक बिल्कुल बनता है, आप आयोग के पास जाइए और उनको कहिए, अपना ओएमआर शीट दीजिए, दिखाइए, एप्लीकेशन दीजिए कि भाई मेरा नंबर इससे ज़्यादा था, तब फिर मेरा क्यों नहीं हुआ। ठीक है। एक कोर्ट केस में क्या होता है उसका उदाहरण हम बता रहे थे। छठे चरण में 2 कोर्ट केस, फेमस कोर्ट केस थे, वैसे तो बहुत सारे थे, 2 फेमस कोर्ट केस थे जो कि आज तक चल रहे हैं। एक था सीटेट पर था, ये हमारे प्रिय भाई साहब वीर सिंह, इनका काम है, सालों भर इनका काम है केस करना। ठीक है। दूसरा काम है, सॉरी दूसरा केस था रोस्टर केस था। रोस्टर केस एक ऐसा केस था जिसमें कि सरकार फंस रही थी। रोस्टर केस कहने का मतलब होता है कि रोस्टर बनाया जाता है कि इस कैटेगरी में इतनी सीटें होंगी, इस कैटेगरी में इतनी सीटें होंगी। सरकार ने रोस्टर का निर्माण ठीक से नहीं किया था, बनाने भी नहीं आता है सबको ठीक से, हो सकता है कि त्रुटिपूर्ण बनाया हो। इस पे केस कर दिया गया। वो रोस्टर केस आज तक शायद चल ही रहा है या अभी अगर खारिज हो गया हो तो मुझे नहीं पता कि क्या उसका अभी पोजीशन है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बहाली हुआ कम से कम 2 साल से ऊपर हो चुका है और आज तक वो केस कोर्ट में चल ही रहा है। तो यही होता है। ठीक है। दूसरा बात सीटेट वाला, सीटेट पे केस हुआ था कि सीटेट को बाहर कर दीजिए कि बिहार में केवल बीटेट होना चाहिए, ये केस भी कोर्ट में खारिज हो गया। ठीक है। तो मुद्दे पे लड़ने जाइएगा तो कोर्ट भी सुनेगा, वरना कोर्ट को भी पता रहता है कि हर एक बहाली के बाद हमारे पास अभ्यर्थी पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो मुद्दा अगर जेन्युइन है, आपको लग रहा है कि मेरा नहीं हुआ है, मेरा होना चाहिए, खास करके अगर आप पुरुष, तो आप नॉर्मलाइजेशन का बात उठा सकते हैं। ये एक बहुत स्ट्रांग मुद्दा है। अगर आप इस मुद्दे को लेकर जाते हैं तो मुझे लगता है कि सुनवाई होगी। इसके अलावा आप ये सब नहीं कर सकते कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। हाँ, कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा है तब बिल्कुल जाइए, आपका अधिकार बनता है। नेक्स्ट बात है कि सूबे में 70,000 एक पदों पर शिक्षकों की भर्ती जल्द। 6 to 8, 9, 10, 11, 12 की भर्ती आपको किसी भी दिन दिखाई दे सकती है। अब पूछिए किसी भी दिन लेने के पीछे क्या तात्पर्य है। मेरे पास कोई सूचना नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। यहाँ जो अखबार में छपा है वही बता रहे हैं कि बीपीएससी से ही होगी बहाली। और शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को भेजी अधियाचना, यानी कि शिक्षा विभाग से फाइल अब सामान्य प्रशासन को भेजा जा चुका है। आप पहले ही देख चुके हैं कि इस संबंध में कैबिनेट से भी मंजूरी ले ली गई थी, बजट भी पास कर दिया गया था, इसका सामान्य प्रशासन को भेज दिया गया है। और यहाँ नीचे लिखा है, देखिए आप, कि किसी भी दिन सामान्य प्रशासन से बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। यहाँ लिखा है 70,000 पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन को बुधवार को अधियाचना भेज दी। सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अधियाचना बीपीएससी को भेजी जाएगी। मेरा ख्याल है कि बहुत से बहुत 15 दिन और कम से कम 10 दिन में ये वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगी। और एग्ज़ाम होने में इसका अधिकतम 1 महीने का समय लिया जाएगा। 1 महीना का समय है और भर्ती सामने में है। तो अब तय कर लीजिए कि क्या करना है, तैयारी करनी है या फिर कोट करना है। ठीक है। बाद में याद रखिएगा, चाहे हम हों या कोई भी हो, वो हर कोई अपने लिए ही सोचता है। आज आप, हम किन्हीं का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप आज देख रहे हैं कि जो स्थिति वहाँ चल रही है पटना में, आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। तो तैयारी कीजिए या फिर कोर्ट में ही हम सभी आदमी लगे रहें, वो बात तो अलग है। और नेक्स्ट बात है कि अगर आपका कट ऑफ से ज़्यादा है तो बिल्कुल आप आयोग के पास एप्लीकेशन दीजिए। अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा लेके जाइए कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए था। क्योंकि जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा ना मेरे भाई, कल्याण नहीं होगा। ये 67 नंबर कट ऑफ है यूआर में, आप इस कट ऑफ को कैसे कम कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और भी है जो आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, ये कैलकुलेशन हमने किया है इसलिए आपको बता रहे हैं। 1 नंबर डाउन करने पर 1000 अभ्यर्थी मिलते हैं। 1 नंबर डाउन करने में 1000 अभ्यर्थी मिलते हैं। ये मैंने खुद कैलकुलेट करके देखा है। ये मैं यूआर कैटेगरी का बता रहा हूँ, अदर कैटेगरी में क्या है उसका मुझे नहीं पता है। लेकिन यूआर कैटेगरी में 70 मार्क्स अगर हैं किन्हीं का, तो और 69 मार्क्स है किन्हीं का, उनमें 1 नंबर के अंतर पर 1000 स्टूडेंट मिले हैं। ये भी बात सही है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि 1 नंबर पे अगर 1000 स्टूडेंट मिले हैं, तो अगर कट ऑफ डाउन किया भी जाता है, सेकेंड लिस्ट जारी किया भी जाता है, तो होने की संभावना कितनी बनेगी? क्योंकि जितना अंक आप नीचे कीजिएगा, अभ्यर्थी के मिलने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। 62 नंबर पे अभ्यर्थी आपको और ज़्यादा मिलेंगे। और 62 नंबर पे केवल पुरुष ही क्यों मिलेंगे? 62 नंबर पे तो आपको ढेर सारी महिलाएँ भी मिलेंगी। तो यही हो रहा है, आप भी देख रहे हैं कि क्या है। तो अंतिम बात, कट ऑफ के बहुत आसपास हैं, 1-2 नंबर आसपास हैं, तो आप उम्मीद लेके चलिए कि शायद सेकेंड लिस्ट में हो जाए।
अगर कट ऑफ से 3-4 से नंबर से ज़्यादा हैं तो फिर आप नेक्स्ट जो वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी में लग जाइए, वरना आप स्वयं का समय व्यर्थ करेंगे, कोई और आपके लिए इसके लिए दोषी नहीं होगा। आप दिन रात यूट्यूब खोल के देखते रहिए, इसका समाचार देखिए, उसका समाचार देखिए, अपना समय पास कीजिए, होने वाला कुछ भी नहीं है। आयोग हर बार डिफेंड करके ले ही जाएगा। सरकार से लड़ पाना बहुत मुश्किल काम है। जो बिहार सरकार जातिगत जनगणना को, बिहार सरकार शिक्षक भर्ती के मामले में आप देखते भी हैं कि समान काम समान वेतन को सुप्रीम कोर्ट से जीत के ले आई। ठीक है, जातिगत जनगणना आप लोग के सामने में है, जातिगत जनगणना को जीत के ले आई, और आप यहाँ पे तो खैर ओपन एंड शट केस होगा। ठीक है, तो जाना है कोर्ट तो नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को ही आप हाईलाइट कर सकते हैं कि मैं पुरुष हूँ, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। बाकी आगे आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है।